डाटा है क्या आपके पास? नहीं है ना, मेरे पास है। इनका जो लोन होता है वो माफ कर देती है। किसका पैसा? हमारा पैसा। माफ कौन करता है? सरकार। किसको? तो जो करोड़पति होते हैं उनको। लेकिन जब गरीबों की बात आती है तब मिलता कितना है? 1.7 लाख। स्क्रीन की उस तरफ आप है जिन्हें मैं देख नहीं सकता, और इस तरफ आप देख रहे हैं सख्त नागरिक। तो जी हां, जिन लोगों के हाथों में सिर्फ मोबाइल फोन है और जो 300 रुपया प्रति महीना का रिचार्ज अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो आसमान नीला है, जमीन हरा और नाला तो गंदा ही लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी थाली खाली है, लेकिन सरकार उन्हें खाना ना दे करके उनसे थाली बजवा रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क खरीद करके पहन नहीं सकते, उन्हें मास्क नहीं दिया जा रहा, ना, उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। तो जी हां, इन गरीबों का चश्मा अपनी नजरों में डाल करके देखिए, ये दुनिया गोल है या दुनिया का आकार। नमस्कार, मेरा नाम शशांक कुमार। 23 मार्च संसद का बजट सत्र खत्म हो जाता है और इसके साथ ही संसद एडजर्न हो जाता है कोरोना वायरस के चलते। लेकिन 13 मार्च को ही WHO हेल्थ पेंडेमिक इसे घोषित कर देती है। यानी कि सिंपल सा तो बात यही है, पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई ना कोई बात तो की ही गई होगी। तो आ जाते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 17 मार्च को कंपनीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। चलो भैया, इस दिन भी नहीं हुआ। 18 मार्च को राज्यसभा में नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। और 19 मार्च को इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल को पास कर दिया गया लोकसभा से। मतलब इन 3 दिनों में भी कोरोना वायरस के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं हुआ। और 20 तारीख हद तो तब हो जाती है जब शहरी विकास मंत्रालय ये नोटिफिकेशन जारी करती है कि 20,000 करोड़ के लागत से जो दिल्ली में सौंदर्यकरण किया जा रहा है और जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, उसकी औपचारिक शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने भाषण में कभी नहीं भूलते हैं 125 करोड़ देशवासी, पर ये भूल जाते हैं कि देश की 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, मतलब गांव में रहती है। और गांव में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो है 2.65 लाख, मतलब 2.65 लाख पूरे भारत में। और शहर में भी 4.48 लाख ही बेड है। मतलब अगर इसको मिला दिया जाए तो 7,13,986 बेड्स सिर्फ है। और अगर एक लाइन में बोला जाए ना तो 1,000 आदमी के ऊपर 0.55 यानी कि 0.55 बेड्स है। एक बेड भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार इमारतों और मूर्तियों की बात कर रही है 20 तारीख को। सिर्फ यही नहीं, क्वारंटीन फैसिलिटी भी अगर बात की जाए तो क्वारंटीन फैसिलिटी तो ऐसी है कि लोग अगर टॉयलेट करने जाए तो कोरोना वायरस हो या ना हो, कोई और बीमारी तो जरूर लेकर के निकलेंगे। और सरकार क्या कहती है कि ये पुरानी पिक्चर है, लोग ऐसे ही सर्कुलेट कर रहे हैं और हम लोग WHO के रूल्स के अनुसार पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक दिन पीछे चले आते हैं, 19 तारीख रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 2 दिन बाद जनता कर्फ्यू रहेगा। और उसी दिन मतलब शाम 5 बजे लोग डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी को धन्यवाद करेंगे। वो भी कैसे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। लेकिन जब 22 तारीख आती है और लोग तो मतलब सही तरीके से कर्फ्यू का पालन करते हैं 5 बजे तक, लेकिन उसके बाद जो बवंडर और गुड़गोबर करके रख देते हैं ताली और थाली के नाम पर, वो तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में। और ऐसा भैया करे भी क्यों ना भारत के लोग, क्योंकि भारत है त्योहारों का देश। लॉकडाउन के वक्त तो कुछ हो सकता नहीं है, नवरात्रि आ ही रही थी, वर्ल्ड कप पिछले साल इंडिया जीती नहीं थी, इतना सारा प्रॉब्लम है, तो भैया सेलिब्रेशन तो बनता ही है, शुभारंभ। तो लोगों ने किया क्या कि पूरे तरीके से आप देख ही सकते हैं वीडियोस में क्या हुआ। अब इन लोगों की नादानी कह लीजिए या फिर बेवकूफी कह लीजिए कि इस महामारी को भी ये मनाना जानते हैं। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है। अगर आप ग्राफ देखिएगा, जो एक्टिव केसेस की जो ग्राफ है, 22 तारीख के बाद ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है और 14 दिन बाद यानी कि 6 तारीख के आसपास ये एकदम स्टिफ हो गया है, जिसके चलते हम लोग ये बोल नहीं सकते कि अगर इस भीड़ में किसी भी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ होगा तो इसमें ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा है। अब कुछ लोग आके बोले कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि मतलब बढ़ कैसे गया? अरे 1% भी अगर आदमी बढ़ा ना तो बढ़ा है। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि WHO ने तो ये बोल ही दिया था कि इंडिया में 15 तारीख के बाद से ये बढ़ेगा संख्या।
तो भाई अगर डब्ल्यूएचओ ने बोल ही दिया था तो भारत सरकार ने, मेरा सवाल उनसे बस इतना है कि भारत सरकार ने इतने देर से क्यों लॉकडाउन लगाया? 29 तारीख यूएनडीपी सर्वे का ये ट्वीट है जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि 90 टन मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भारत से बेलग्रेड भेज दिया जाता है। वो भी कब? तो लॉकडाउन के वक्त। 90 टन कितना होता है? एक टन में 1000 केजी, तो 90 टन मतलब 90,000 केजी। और जो मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो ग्लव्स, मास्क, सभी को मिला करके भी 500 ग्राम या फिर 1 केजी के बीच में आएगा। तो मैं 500 ग्राम पकड़ लेता हूं। अब 90,000 केजी को 500 ग्राम से आप डिवाइड कर दीजिए, भागा दीजिए, जो भी आप बोलते हैं वो कर दीजिए। तो आया कितना? 1,80,000 मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भारत से बाहर भेज दिया जाता है। कब? लॉकडाउन के वक्त। इस बात से तो यही साफ होता है कि भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि डॉक्टर्स को आसानी से मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन 6 तारीख जब पूरी की पूरी गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने पर भिड़ी हुई थी तबलीगी जमात के नाम पर, उस वक्त एक न्यूज बहुत ही कम मीडिया हाउसेस ने अपने चैनल पर दिखाया था। ये क्या था? 6 तारीख को कम से कम 50 से अधिक डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं। और जब डॉक्टर्स इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इस फोटो को ले जाके सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो घटिया क्वालिटी के मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, घटिया क्वालिटी के एकोमोडेशन फैसिलिटी और घटिया क्वालिटी के क्वारंटीन फैसिलिटी के खिलाफ उनकी आवाज दबाई जाती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट तक दिया जाता है। और ये मत सोचिएगा कि हवे में बात करो, ना 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 ना। एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के आरडीए यानी कि रेसिडेंट्स ऑफ डॉक्टर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यह पत्र है प्रधानमंत्री। एम्स आरडीए प्रधानमंत्री को यह अपील करते हैं कि वो खुद इस मुद्दे को देखें और जिन डॉक्टर्स को पनिशमेंट दिया गया है वो हटाया जाए। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स, नर्स और सपोर्टिव स्टाफ पीपीई, क्वारंटीन फैसिलिटी और टेस्टिंग किट के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे। इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया जाए और जल्द से जल्द फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि हमारा मजाक ना बनाया जाए, हमें ना आपकी ताली चाहिए ना ही धन्यवाद, हमें बस ये चाहिए कि हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ सामने एक किताब पढ़ी हुई है जिसका नाम है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, जिसका लेखक है सर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। अब इस किताब के बारे में बात क्यों चल रहा है? तो पहले भारत की एक बहुत ही पुरानी प्रथा है जब लोग सवाल किया करते थे, क्वेश्चंस किया करते थे। अगर आप गीता का भी उदाहरण लीजिएगा ना, तो उसमें भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल कर बैठते हैं लड़ाई के पहले। और सवाल तो आपको पता ही होगा क्या क्या किया जाता है। लेकिन ये बात यह है कि अर्जुन भगवान से सवाल करते हैं, यहाँ लोग सरकार से सवाल नहीं करते हैं। और अगर आगे जाइएगा तो अगर उपनिषदों में भी देखिएगा, बृहद्रनिका उपनिषद, उसमें याज्ञवल्क्य जो कि ब्राह्मणों में सबसे महाज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, उनसे भी गार्गी जो कि एक साधारण स्त्री होती है, उनसे भी सवाल करती है। लेकिन अभी जो लोग हैं वो मीम्स को देख करके और गोदी मीडिया के न्यूज को देख करके अपना एक परसेप्शन बनाते जा रहे हैं। डॉक्टरों के लिए ताली थाली बजवाई जाती है और मीडिया इसको कैसे दिखाती है कि हमें तो ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था जो एक वक्त पूरे भारत को खड़ा करके ताली और थाली बजा दे, ना कि मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिलाए। तो आप समझ जाइए कि हो क्या रहा है, किस तरीके से लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है और लोग अंधे की तरह इसे फॉलो किए जा रहे हैं। तो सवाल तो जरूर कीजिए। अब आते हैं भैया दिया जलाओ और बत्ती बुझाओ कार्यक्रम के ऊपर। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन का वक्त है और किसी का तो कारोबार चल नहीं रहा है, तो एक तरीका है जिससे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब सिर्फ 50 रुपया देना है आपको और 1-2 पैसा नहीं, 500 करोड़ आसानी से कमा सकते हैं सच में। और जितने भी अरबपति खरबपति जितना सब इसी से कमाते हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। जानना चाहते तो बस 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। तो गले से बात तो उतरी होगी नहीं आपके, पता है मुझे भैया, उतरी कैसे? मतलब ये तो प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब गरीबों के जिंदगी से अंधेरा मिटाने की जब बात कर रहे थे, आपने भी तो किया था, याद नहीं आया क्या?
जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को। तो आप ये बताइए कि कितने गरीबों की जिंदगी से इस तरीके से दिया जलाने से और जो भी हुआ, कितने गरीबों के पेट में खाना गया और कितने गरीबों को राहत मिला होगा? कितने गरीबों को? डाटा है क्या आपके पास? नहीं है ना, मेरे पास है। बिहार में 11 साल का बच्चा राहुल, जिसकी स्टारवेशन से मौत हो जाती है, भूख से मौत हो जाती है। बस यही इतनी बात है। जनसास, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया था जिससे यह पता चला कि लगभग 42% ऐसे मजदूर हैं जिनके पास राशन पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, और 66% यानी कि 66% लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन है नहीं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन 21 दिन से ज्यादा बढ़ता है तो वो घर खर्च को भी चला नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि पिछले साल लगभग 80 मिलियन टन फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्य पदार्थ भारत सरकार के पास स्टोर्ड थे, और इस साल लगभग 77 यानी कि 77 मिलियन टन सरकार के पास खाद्य पदार्थ स्टोर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के गरीब भूखमरी से मर रहे हैं। पिछले साल 2019 में 2.4 लाख करोड़ बैड लोन्स माफ कर दिया था। वो भी किसका? किसानों का नहीं, किसका? मजदूरों का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं। किसका किया जाता है? तो देश के बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है, बैंक से लोन लेकर के जब चुका नहीं पाते हैं तो सरकार उनका लोन माफ कर देती है। जो हम कुछ भी खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कांच खरीदते हैं, सेफ्टी पिन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स देते हैं वो टैक्स कहां पर जाता है? कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और वहां से ये सरकार, ये इतना पैसा है, सब उठा करके इनका जो लोन होता है वो माफ कर देती है। किसका पैसा? हमारा पैसा। माफ कौन करता है? सरकार। किसको? तो जो करोड़पति होते हैं उनको। लेकिन जब गरीबों की बात आती है तब मिलता कितना है? 1.7 लाख करोड़ रुपया। और ये जो 2.4 लाख करोड़ है ना, ये पिछले साल का बजट का 9% है। और ये दिया जलाने कार्यक्रम था, अगर ये करना ही था ना तो आपको तब करना चाहिए था जब दिल्ली 1 हफ्ते तक जल रही है। 25,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया और 50 से ज्यादा लोग मर गए, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस समय क्या थी? चुप थी। उस वक्त अगर आप एकता का एहसास दिलाते हैं, अखंडता का एहसास दिलाते, ये जो जनशक्ति का जागरण की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये ज्यादा जरूरी था, ना कि अभी। अभी लोगों को पैसा चाहिए, खाना चाहिए, जो कि सरकार देने में सक्षम है लेकिन दे नहीं रही है, और मुद्दे से भटकाया जा रहा है दिया जला के और ये करके वो करके। तो समझिए कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से मुद्दे को दबाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, और आम जनता को यह दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने पूरे देश को खड़ा करके ताली बजवा दिया, थाली बजवा दिया, दिया जलवा दिया। तो सवाल कीजिए सरकार से, क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो तो भाई बिन पेंदी का लोटा बन चुकी है। अगर आप फ्रीडम इंडेक्स देख लेते हैं, मीडिया का फ्रीडम इंडेक्स पूरे दुनिया भर में, तो यह है 140वें स्थान पर भारत की मीडिया। तो आप समझ लीजिए किस तरीके का पॉलिटिक्स मीडिया में चल रहा है। अपोजिशन, जिसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है डेमोक्रेसी में, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती है सरकार की और एक सेंसिबल सॉल्यूशन निकल करके आता है, वो भी, उसका भी हालत ऐसा होगी। और ये जो सरकार है, पिछले इलेक्शन में इन्होंने आर्मी के नाम पर वोट मांगा, और इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, ये पक्का है कि ये हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेगी। और जो देश की जनता है बस हिंदू और मुसलमान के मुद्दों पर और दंगों पर बस उलझ करके रह जाएगी। और अगर भारत माता आपको ढूंढनी है तो तस्वीरों में ढूंढने से कभी नहीं मिलेगी, ना ना ना। अगर ढूंढना है, असलियत में अगर आपको ढूंढना है, तो एक दूसरे के अंदर झांक करके देखिए, एक दूसरे के अंदर ढूंढिए। और देश में बहुत सारे हो गए हैं, सख्त लौंडे भी हो गए हैं और सख्त नारियां भी हो गई, लेकिन अब बारी है सख्त नागरिक बनने की। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।